टू हेल्प यू विद योर एग्जाम प्रिपरेशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स जैसे कि आप सभी जानते हैं आने ही वाले हैं और आप भी उसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई होप आप इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और सारी वीडियोस को ध्यान से देख रहे होंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया था मार्जिनल कॉस्टिंग का। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा भी होगा, एंजॉय भी किया होगा और उस लाइक्स एंड सब्सक्राइब भी किए होंगे। सो अभी हमारा आज का टॉपिक रहेगा बजटरी कंट्रोल। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगेन 9 to 15 मार्क का इसका भी वेटेज रहता है। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है सो इस टॉपिक को बिल्कुल छोड़कर मत जाइएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। और हमारा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कुछ ऐसा रहेगा जिसमें हम पहले इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक का मीनिंग समझेंगे कि बजटरी कंट्रोल एक्चुअली में है क्या, इसमें क्या बेसिक टर्म्स इन्वॉल्व हैं। हम टाइप्स ऑफ बजट्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बजट्स के बाद उनके फॉर्मेट्स और फिर एग्जाम क्वेश्चंस और उसके साथ हम एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। Thereafter, hope you enjoy this video. Do not forget to like and subscribe this. सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बजट के मीनिंग से। बजट एक्चुअली में वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो मैनेजमेंट यूज करता है प्लानिंग के लिए फ्यूचर एक्टिविटीज की। सो ध्यान से इस डेफिनेशन को दोबारा सुनते हैं। बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय मैनेजमेंट इन प्लानिंग फ्यूचर एक्टिविटीज। ये अक्सर आप लोग अपने घरों में भी करते हैं। जब भी आप अपने घर का दिन का बजट प्लान करते हैं कि मैं दिन में कितना खर्चा करूंगा या करूंगी या मैं इस मंथ में इतना एक्सपेंडिचर करूंगी, और आप अभी इस स्टेज में देख भी रहे होंगे कोविड के सिचुएशन में जिन लोगों की जितनी इनकम आई है उसके हिसाब से लोग प्लान कर चल रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में हम अपना कितना फ्यूचर में बजट यानी खर्चा करेंगे। सो बजटेड खर्चा, बजटेड इनकम, ये सारी चीजें आपके बजट का ही हिस्सा हैं। जब भी आप प्लानिंग करते हैं किसी भी एक डिटेल्ड फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटी के लिए तो दैट इज अगेन अ बजट। अब बजट के लिए कुछ स्टेटमेंट्स और कुछ फ्रेजेस हैं, हम जरा ध्यान से देखते हैं एक्चुअली में, क्योंकि ये इसको और ज्यादा क्लियर डेफिनेट मीनिंग देता है। पहला, इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट। सो बजट इज ऑलवेज अ रिटन डॉक्यूमेंट। Coming on the next one, it is futuristic. It is having the projections of future. It is very important to understand क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए ये बजट बना रहे हैं, हमारी फ्यूचर की स्ट्रैटेजी को डिफाइन करेगा। नेक्स्ट है हमारा ये डिटेल्ड प्लान रहता है क्योंकि ये हमारा एक डिटेल्ड एक्सपेंडिचर रेवेन्यू, हर एक चीज को हम डिटेल में लिखते हैं ताकि हमसे कुछ छूट ना जाए। हमारी जो स्ट्रैटेजी जो हम बना रहे हैं उसमें कोई भी तरीके के फ्लॉज ना हो, तो इसीलिए हम लोग इसको डिटेल्ड प्लान कहते हैं। और एंड में वो हमारी हेल्प किस लिए करता है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट बजट एक्चुअली मीन्स। Okay, so let's come on to budgetary control or budget and budgetary control, how they are interrelated to each other. Budget itself creates standard and budgeted figures for comparison, but budgetary control itself implies with a technique where controlling helps you to compare actual and standard figures and find the errors or find the deviations and take the corrective measures. This is very important to understand that. Again, budget आपको standard figures दे देता है, कंट्रोल आपको इसका कमांड देता है कि आप एक्चुअल और स्टैंडर्ड यानी जो है और जो होना चाहिए इन दोनों का डेविएशन यानी वेरिएशन ढूंढें और फिर उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लें कि आपके बजट के हिसाब से एक्चुअल फिगर्स क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो उनके बीच में डिफरेंस क्यों और कैसे आया, ताकि आप ये समझ सकें कि आपकी फ्यूचर प्लान्स कहां तक जो है वो सक्सेसफुल रहेंगे। यानी आपका जो बजट है क्या वो फीजिबल है। बजट बहुत फीजिबल होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बजट बना लेना सब कुछ नहीं होता है अल्टीमेटली। अगर आपका बजट है, आपने सोचा मैं 1 करोड़ का एक्सपेंडिचर करूंगी लेकिन आपकी जेब में नहीं है, यानी वो जो है वो फाइनेंशियली फीजिबल प्रोजेक्ट नहीं है, वो बजट फाइनेंशियली फीजिबिलिटी को अटेन नहीं करता। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके बजट्स हैं दैट शुड बी वेरीफाइड एंड रेक्टिफाइड। सो बजटरी कंट्रोल हेल्प्स यू टू अचीव दैट। बजट्स के टाइप्स आपको डिफरेंट मटेरियल और नोट्स में और बुक्स में डिफरेंट फंक्शंस के बेसिस पर डिफरेंट
टाइप्स और क्लासिफिकेशन के बेसिस पर मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ पर अपनी डिस्कशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो वी हैव डिसाइडेड टू क्लासिफाई द बजट्स इनटू टू on the basis of their nature and on the basis of their functions, which is more important from exam point of view. आप यहाँ कुछ stars देख रहे होंगे. Stars are basically given to those particular type of budget जो exam में ज्यादा बार repeat होता है, जैसे fixed and flexible budget is repeated more of times, cash budget कई बार repeat होता है exam में, production budget कई बार नजर आता है, purchase budget, sales budget. So अभी देखते हैं types जो है वो कैसे हमने classify करा है पहले budgets को. We have classified on the basis of nature, जहां पर हमारे दो बजट्स के नेम है फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल. फिक्स्ड बजट जो है वो फिक्स्ड रहेगा और लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर फ्लेक्सिबल बजट आपको हेल्प करेगा डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन पर आपको डिफरेंट कॉस्ट को असर्टेन करने में. यानी अगर मुझसे कोई पूछे कि मैं 100 यूनिट्स तो बना सकती हूँ लेकिन आज मैं सिर्फ 30 यूनिट्स बनाना चाहती हूँ, तो क्या मेरा बजट रहेगा, क्या मेरा खर्चा आएगा, क्या मैं पता लगा सकती हूँ, वहां लगा सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल बजट. फ्लेक्सिबल बजट मुझे फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि किस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर मैं अपनी कॉस्ट को असर्टेन करना चाहती हूँ. कमिंग ऑन टू सेल्स बजट. सेल्स बजट हमें हेल्प करता है कि हमारी कितनी सेल्स जो है वो प्रोजेक्टेड होंगी पर्टिकुलर मंथ में या पर्टिकुलर टेरिटरी में. तो ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है वो आपसे किस चीज के लिए सेल्स बजट बनवाना चाहता है. इट बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी कहता है दिल्ली के लिए, पुणे के लिए, बॉम्बे के लिए, हरियाणा के लिए आप अलग अलग जो है वो सेल्स बजट बनाकर दिखाओ, या फिर कहता है कि फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल बनाकर दिखाओ और फॉर द मंथ ऑफ में बनाकर दिखाओ. तो सेल्स बजट जो है वो अपनी डेफिनेट क्वेश्चन बताएगा आपको और स्पेसिफिकली बताएगा कि इसके लिए पर्टिकुलरली आपको सेल्स बजट बनाना है, तो ऐसा क्वेश्चन आप देखेंगे एग्जाम में. नेक्स्ट है आपका परचेज बजट. परचेज बजट यानी कि मैं कितना परचेज करूं रॉ मटेरियल, मुझे कितने की जरूरत है. अगर मेरा जो सेल्स है वो इतना है फ्यूचर प्रोजेक्टेड, तो उसके हिसाब से मेरा परचेज बजट भी वैसा ही होगा. नेक्स्ट है मेरा प्रोडक्शन बजट. प्रोडक्शन बजट आपको बताएगा कि मैं कितना खर्चा करूं डायरेक्ट मटेरियल में, डायरेक्ट लेबर में, डायरेक्ट ओवरहेड्स में. तो प्रोडक्शन बजट जो है वो आपको इस चीज में ब्रीफ करके देगा ताकि आपकी ये सारे कॉस्ट जो है वो पहले से ही प्रोजेक्टेड हो और फ्यूचर में आप इन्हें कंट्रोल भी कर पाए. नेक्स्ट है आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बजट. प्रोडक्शन कॉस्ट बजट ज्यादा बेटर इलैबोरेटेड स्टेटस देता है. प्रोडक्शन बजट का ही बाइफरकेटेड वर्जन है, डिटेल्ड वर्जन है. नेक्स्ट है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का बजट, यानी सेलिंग में आप कितना खर्चा करें, कितना ऑफलाइन खर्चा करेंगे आप, कितना ऑनलाइन में आप एडवर्टीजमेंट करेंगे, कितना खर्चा करेंगे. सो अल्टीमेटली सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बजट आपको ये हेल्प करता है, बताता है कि आप सेलिंग यानी डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग के अंदर कितना खर्चा करेंगे. कस्टमर तक डायरेक्ट सामान पहुंचाना और अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पहुंचाने में आपका क्या खर्चा रहेगा. लास्ट है हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि फंक्शंस पर तो n नंबर ऑफ बजट्स बनाए जा सकते हैं. जितने फंक्शंस यानी ह्यूमन रिसोर्स का आपका एक फंक्शन होता है तो HR बजट भी बनाया जा सकता है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी आपका एक फंक्शन है तो R&D बजट भी आप बना सकते हैं. सो लेट्स कम ऑन टू लास्ट बजट एज पर आवर डिस्कशन, कैश बजट. कैश बजट आपको डिटेल देता है कि आप कितना कैश ओपनिंग है आपके पास, एंड में आप कितना क्लोजिंग रखेंगे या कितना आप यूज करेंगे बजट में. कैश आपके पास कितना होना चाहिए, पेटी कैश में कितना यूज करेंगे, या आपको वर्किंग कैपिटल में कितना मेंटेन रखना है. तो अल्टीमेटली कैश बजट विल हेल्प यू विद ऑल दीज आंसर्स. Okay, so let's understand on the basis of nature fixed and flexible budget का detailed meaning क्या है. Fixed budget actually में हर level of production पर same रहता है यानी stagnant रहता है. If it is prepared for 1 lakh units, it will work only for 1 lakh units. अगर level of output में कोई भी changes है तो फिक्स्ड बजट जो है वो एडेप्टिव नहीं है. We'll have to refabricate it. हमें दोबारा बजट बनाना होगा. 1 लाख की यूनिट्स का जो बजट है वो उसमें मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे. लेकिन फ्लेक्सिबल बजट की बात करते हैं तो इट शोज इट इज अगेन नोन एज वेरिएबल बजट आल्सो, और ये आपको वो सारे एक्सपेंसेस दिखाता है जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए बने हैं. सो अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो फिक्स्ड बजट जो है वो काफी सिंपल है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि एक ही लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए आपको जो है वो अपना एक्सपेंस बजट जो है वो शोकेस करना है. लेकिन अगर मैं फ्लेक्सिबल बजट की बात करूं तो ये ज्यादा बेटर है, डायनेमिक है, रिलायबल है, एडेप्टिव है, यानी ये लेवल ऑफ एक्टिविटीज के हिसाब से चेंज होता है, फ्लेक्सिबली अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है, इसीलिए ये ज्यादा बेटर और रिलायबल है. So now we are going to proceed with all types of budgets जो कि एक्टिविटी
एक्टिविटी बेस्ड है, फंक्शन बेस्ड है, जैसे कि सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, कैश बजट। अभी हम लोगों ने इनके नाम सुने थे और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस इन्हें क्लासिफाई किया था, और अब हम इनके फॉर्मेट्स पर आ जाएंगे। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बैक एंड फॉर्मेट, कि फॉर्मेट ऐसा क्यों है, कैसे इसको मॉडिफाई किया जाएगा, कि क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी प्लेज विद यू तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे क्वेश्चन को क्रैक करने। ओके, सो हियर इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्स बजट। दिल्ली और बॉम्बे आपके पास मान लेते हैं कि दो ब्रांचेस हैं, आपने दोनों ब्रांचेस के लिए सेल्स बजट क्रिएट करना है। आपके पास दो प्रोडक्ट्स हैं ए एंड बी। आपने ये फिक्स किया कि मैं यहाँ पर कम से कम 10 यूनिट्स बेचूंगा, यहाँ 20 यूनिट्स बेचूंगा, इतने इतने रेट्स पर बेचूंगा, ये अमाउंट आएगा। अल्टीमेटली मेरा सेल्स फिगर जो है दिल्ली के लिए 250 है एंड बॉम्बे के लिए भी 250 है। सो अल्टीमेटली मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने अलग अलग ब्रांचेस के हिसाब से अपना सेल्स बजट क्रिएट किया। सेल्स बजट जो है वो अलग अलग टेरिटरीज के लिए भी हो सकता है, आपके क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है स्पेसिफिकली कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के लिए आप बजट क्रिएट कीजिए, तो फिर यहाँ पर एरिया की जगह पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट आ जाएगा अल्टीमेटली। और यहाँ पे प्रोडक्ट्स के जो नेम्स आपको गिवन होंगे आपको वही यूज करने हैं। सो सेल्स बजट का बहुत अच्छा और इजीएस्ट एग्जांपल है। So our next budget is production budget. Let's understand the secret behind of its formulation. आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था when you were in 11th standard फाइनल अकाउंट्स में, तब आप क्या करते थे, डेबिट साइड पर आप लोग ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, साथ में आपके जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होता था आप उसे लिखते थे, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट को लिखते थे। राइट हैंड साइड अपना क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, और जब आप ओपनिंग स्टॉक और प्रोडक्शन कॉस्ट को ऐड करते थे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते थे, तब आप सेल्स फिगर पर आ जाते थे। तो यहाँ थोड़ा सा अप्रोच को डिफरेंट करते हैं। सेल्स आपके पास ऑलरेडी गिवन है, बजटेड सेल्स, इसमें प्लस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक को, माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक को, you'll be arriving at production number of units. सो प्रोडक्शन बजट आपको हेल्प क्या करता है एग्जैक्टली आपको ये वो नंबर ऑफ यूनिट्स बताता है जितनी आपको प्रोडक्शन करनी है। अल्टीमेटली आपको ये हेल्प करता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस करनी है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, वो आपको ये एसर्टेन करने में हेल्प करता है। विद रिस्पेक्ट टू कि आपके पास अभी प्रेजेंटली कितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है और आप कितनी सेल्स करना चाहते हैं फ्यूचर में। तो दोबारा ध्यान से देखिए, बजटेड सेल्स क्वांटिटी के अंदर अगेन आपने क्या किया, बजटेड क्लोजिंग स्टॉक जो मैं अभी आपको एक डिस्कस कर रही थी सीक्रेट फॉर्मूला, देयर आफ्टर उसमें से आपने ओपनिंग स्टॉक के बजटेड क्वांटिटी को माइनस कर दिया एंड यू अराइव्ड एट बजटेड प्रोडक्शन क्वांटिटी, दैट इज व्हाट फॉर व्हाट हम प्रोडक्शन बजट बना रहे थे। हमारा नेक्स्ट बजट है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। जिन बच्चों ने कॉस्ट शीट पढ़ा है उनके लिए ये बहुत ही आसान है, फिर से ध्यान से समझते हैं एक्चुअली में प्रोडक्शन कॉस्ट बजट आपको क्या हेल्प करता है। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट आपको जो आपने प्रोडक्शन बजट के अंदर यूनिट्स इवैल्यूएट किए थे उसका कॉस्ट इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है कि आपको उसमें कितना खर्चा करना पड़ेगा। सो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट में क्या क्या एक्चुअल में पॉइंट्स होते हैं, आपको प्राइम कॉस्ट के तीनों कंपोनेंट्स लिखने हैं। पहला डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो कि आपका एक्चुअली में मटेरियल को लेकर आने का, फिर उसके बाद लेबर को खर्चा आप जो करते हैं उनको प्रोसेस करने का यूनिट्स को, और फिर ऊपर लाइटनिंग और इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि तीनों प्राइम कॉस्ट के कंपोनेंट्स हैं वो लिखने हैं। और उसके बाद आपको फैक्ट्री ओवरहेड यानी फैक्ट्री का खर्चा ऐड कर देना है, तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बजट रेडी। Okay, let's start with selling and distribution overheads budget. Similarly, अगर आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन बजट आता है तो सेम फॉर्मेट रहेगा। You have to classify your cost into 3. पहला आपका फिक्स्ड ओवरहेड्स रहेगा, नेक्स्ट है आपका वेरिएबल ओवरहेड्स, तीसरा है आपका सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स में आप वही सारे खर्चे क्लासिफाई करेंगे जो कि फिक्स्ड रहेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट इज योर वेरिएबल कॉस्ट जैसे कि कमीशंस आप लोग देते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं अपने टीम को। सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स हो गए जैसे कि आपका टेलीफोन बिल, ये आना ही आना है, बाकी उसके बाद आप जितने भी कॉल्स करते हैं उसके हिसाब से वो वेरी करते हैं, यानी कुछ पीरियड ऑफ टाइम यानी कुछ अमाउंट तक ये फिक्स रहेगा, उसके बाद ये वेरी करेगा, तो सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स के अंदर आएगा। जैसे ही आप इन्हें टोटल कर लेंगे तो यू विल बी गेटिंग अ फिगर जो रिप्रेजेंट करती होगी कि आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का आप कितना खर्चा बजट कर। Okay, let's start with cash budget. Cash budget का backend ideology क्या है? If we understand that, it is very easy to go ahead with, और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 to 15 मार्क का क्वेश्चन अक्सर आता है इस पर से। अगर आप कैश बजट बना रहे हैं तो ओपनिंग कैश बैलेंस के अंदर जितना पैसा आया अगर आप वो ऐड कर दें और जितना आपने दे दिया वो माइनस कर दें, यानी पेमेंट्स माइनस कर दें,
तो जो आपके पास सरप्लस या डेफिसिट यानी आपके पास अब पैसे जेब में है या आपने किसी को और उधार देने हैं, ये आ जाएगा। और अगर आप ओपनिंग कैश बैलेंस के अंदर इस सरप्लस या डेफिसिट को एडजस्ट कर दें, यू विल बी अराइविंग एट क्लोजिंग कैश बैलेंस फिगर व्हिच इज द कंक्लूडिंग स्टेज ऑफ कैश बजट, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। Do remember this format and ideology. आज की हमारी क्लास का लास्ट टॉपिक है कंट्रोलिंग रेशियोज। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार आ चुका है, 12 to 15 मार्क का क्वेश्चन इस पर भी अपेयर हो चुका है। सो अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। एक्चुअली में कंट्रोलिंग रेशियोज का मतलब क्या है? कंट्रोलिंग रेशियोज आपको हेल्प करती हैं डेविएशंस जो आप लोगों ने एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर करके निकाली, ये पता लगाने में क्या वो फेवरेबल है मैनेजमेंट के लिए कि एडवर्स। So ultimately this is very important to understand कि controlling ratios का मीनिंग क्या है। अब controlling ratios को पढ़ने का ट्रिक, एस सब अब सा लर्न करने का ट्रिक है। ध्यान से देखिए कि फर्स्ट लेटर से आप लोग इवैल्यूएट कर पाएंगे। एस सब अब सा। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है, इजी भी है लर्न करने के लिए। आपको फॉर्मूलाज लर्न नहीं होते हैं, इट्स वेरी इवेंचुअल, सबके लिए ऐसा ही डिफिकल्ट होता है। सो आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम द निमोनिक टेक्निक। आप लोग भी लर्न कर सकते हैं ऐसे ही। ए से एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो आपको क्या हेल्प करती है इवैल्यूएट करने में? ये पता लगाने में हेल्प करती है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप कितनी एक्टिविटी, लेवल ऑफ एक्टिविटी तक पहुंच चुके हैं। आपने बजटेड आवर्स की रेशो में स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, SHAO क्या है आपका? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, कि आपने स्टैंडर्ड आवर्स कितने स्पेंड किए यही एक्चुअल आउटपुट बनाने के लिए, यानी आपको जितने आवर्स स्पेंड करने चाहिए थे इस यूनिट को बनाने में। लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपको एक यूनिट बनाने में जो है 5 आवर्स लगते हैं, सो 2 यूनिट बनाने में कितने लगने चाहिए? अल्टीमेटली आपके कितने लगने चाहिए? 10 आवर्स। सो यहाँ पर वही हम आवर्स को कैलकुलेट करते हैं, बजटेड आवर्स की रेशो में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैपेसिटी रेशो। कैपेसिटी रेशो आपको बताता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपने अपनी कैपेसिटी का कितना यूटिलाइजेशन किया। अल्टीमेटली आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि आपने एक्चुअल आवर्स कितना काम किया बजटेड आवर्स के रेशो में, परसेंटेज में अल्टीमेटली, तो आपको कैपेसिटी को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका एफिशिएंसी रेशो। एफिशिएंसी रेशो आपको रिफ्लेक्ट करता है कि आप कितने एफिशिएंट है अपने काम में, कि एक्चुअल आवर्स इतने यूज होने चाहिए थे लेकिन आपने कितने यूज किए, उसको आपको रेशो में कर बताएगा। अगर तो ये रेशोज आपकी 100 से अबव है तो वो फेवरेबल है, अगर उससे नीचे है तो वो एडवर्स को रिफ्लेक्ट करती है। इन दोनों के तीनों के बीच में ना एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है जो एग्जाम में अक्सर एग्जामिनर जो है ना क्वेश्चन ऐसे ही फैब्रिकेट करता है। सो एक्टिविटी रेशियो को अगर आप ध्यान से देखें तो वो आपको कैसे निकल के आ रही है? अगर आप कैपेसिटी रेशियो को एफिशिएंसी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते देन आल्सो यू विल बी अराइविंग एट एक्टिविटी रेशियो। एक्चुअल आवर्स आपस में कट जाएंगे और ऊपर यहाँ का न्यूमरेटर यानी SHAO रह जाएगा और यहाँ पे बजटेड आवर्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा अल्टीमेटली। So if we find the product of capacity ratio and efficiency ratio, will be arriving at activity ratio. I hope you guys have understood and enjoyed all the important topics जो आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अगर आपको लगता है you want a better explanation to certain topics और आपको समझने में थोड़ी सी भी difficulty हो, you can guys comment directly over here. I'll be coming up with the next video with a better explanation on that specific topic if insisted upon. और साथ ही साथ मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं, आज जो हमारे पास यहाँ नोट्स बोर्ड पर थे वो सारे नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिए गए। You guys can have a grasp towards it. Apart from that, another important news here is आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट थ्योरी नोट्स हैं इस बार हमने वीडियो के साथ आप लोगों के लिए एज अ गिफ्ट वो भी रिलीज कर दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन से वो भी अटेन कर सकते हैं। सो यू गाइज कैन हेल्प अदर्स आल्सो एज वेल। शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस वीडियो, हेल्प योर फ्रेंड्स टू द एग्जाम पर्पस और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आगे आने वाली वीडियोज को भी देखना मत भूलिएगा।